वर्ष 2006 के अध्यादेश अनुसार उल्लासनगर महानगर पालिका के अनऑथोराइज्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को रेगुलराइज करने के लिए जो अध्यादेश पारित हुआ, उसके लिए उल्लासनगर महानगर पालिका ने एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की। दरअसल शहरवासियों को उस ऑनलाइन प्रक्रिया में कई किस्म की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि शहरवासियों का यह मानना है कि उल्लासनगर महानगर पालिका शासन एवं प्रशासन द्वारा सही मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिला है। दूसरी बात, आज तकरीबन 1 वर्ष से वह ऑनलाइन सुविधा, वह सर्वर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। – 2006 के रेडी रिकनर के हिसाब से पेनल्टी लेकर 2012 तक तकरीबन 100 डी फॉर्म्स उल्लासनगर महानगर पालिका ने जारी किए हैं। लेकिन 2012 के बाद आज तक उल्लासनगर शहर में रेगुलराइजेशन का काम एकदम ठप पड़ा हुआ है। मुझे ये पूछना है, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस नहीं है या कुछ और भ्रमित किया गया है लोगों को? मुझे उस पर आपसे कुछ जानकारी लेनी है। देखिए, 2012 से लेकर 2019 तक रेगुलरेशन का ये पूरा प्रोसीजर ठंडी बस्ती में चला गया। उसके लिए अब हम किसको दोष दें, आम जनता के लिए बोले या कुछ अफसर्स के लिए बोले, तो बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 2019 में यूएमसी आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख ने महाराष्ट्र शासन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रेगुलराइजेशन के बारे में हो रही तकलीफें कि क्यों 2012 से 2019 तक ये सब ठंडे बस्ते में चला गया है, वो जाहिर की। लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक बड़ी चूक कर दी, जिसमें उन्होंने शासन के सामने एक प्रश्न रखा कि आज अगर मैं रेगुलराइज करता हूं तो मुझे उसमें कौन से रेट के हिसाब से प्रश्न शुल्क जो है रेगुलराइजेशन की पेनल्टी है, वो कौन से रेडी रेकनर रेट के हिसाब से लगाया जाए। ये सवाल शासन से आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख ने 2019 में पूछा। अनफॉर्चुनेटली शासन की तरफ से जो जवाब आया, उसमें शासन ने निर्णय लिया कि उल्लासनगर शहर में एक्ट 2006 के हिसाब से जिस भी साल में रेगुलराइज करेंगे हम स्ट्रक्चर्स, उस साल का बाजार मूल्य लगाया जाएगा। और उन्होंने ऐसा लिखा है कि 2006 में जो एक्ट आया है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2006 के एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जिस वर्ष बिल्डिंग रेगुलराइज होगी या स्ट्रक्चर रेगुलराइज होगा, उस साल के रेट के हिसाब से हमें पेनल्टी लेनी है। ऐसा उस अध्यादेश में कहां पर भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब जब भी रेगुलराइज होगी जो भी प्रॉपर्टी, उसे 2006 के रेडी रिकनर रेट के हिसाब से ही रेगुलराइज करना है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, और वो ऑन रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल, मेरे पास जो मैंने अपील फाइल की थी 2007 में की थी, उसमें मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री रमानंद तिवारी का ऑर्डर है कि जैसे कि ये अध्यादेश अप्रैल 2006 में आया है, तो इस अध्यादेश के अनुसार जो भी बिल्डिंग रेगुलराइज होगी उसको 2006 का ही रेट लगेगा। ओके, यूज कर सकते हैं, लेकिन कायदा स्टार्ट तो हो। आप 15 साल से पेनल्टी लगा रहे, कोई भर नहीं रहा है, तो आपका कायदा फेल है। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम तो चाहिए ना। शासन और प्रशासन के लिए आप क्या मैसेज करना चाहोगे? शासन और प्रशासन पब्लिक से डिस्कशन करके, पब्लिक से राय लेके, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को सुन के एक ह्यूमन ग्राउंड पे प्रपोजल महाराष्ट्र सरकार को भेजे। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे आमदार हैं, हमारे खासदार हैं और हमारे कारपोरेटर हैं या मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, कमिश्नर साहब, तो समझो एक प्रशासन हो गया। तो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको मिलकर पब्लिक को एक रिलीफ के हिसाब से पेनल्टी का जो इशू है, सबसे बड़ा इशू पेनल्टी का है। दूसरे प्रोसीजरल टेक्निकल इशू अलग है, लेकिन जो पेनल्टी पे हमको रिलीफ चाहिए वो
हमारे जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा उनका ये ड्यूटी है, उनको महाराष्ट्र सरकार से कुछ भी करके ये उनको रिलीफ दिलाना है। अगर ये उनको रिलीफ दिलाएंगे तो ही शहर का ये कायदा कानून अनऑथराइज्ड ऑर्डिनेंस जो है, रेगुलेशन ऑर्डिनेंस है, ये सक्सेस होगा। ये जो कंडीशन है रेगुलेशन में, फायर एनओसी कंपल्सरी बिफोर एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, ये प्रैक्टिकली इस कानून को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। उल्लासनगर में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो कंजेस्टेड एरिया में, कंजेस्टेड रोड्स में हैं, वहाँ पे फायर स्टेशन का एक्सेस, फायर गाड़ियों का एक्सेस आना मुश्किल है। तो ये कंडीशन अगर पहले लेते हैं तो ये कायदों को, ये रेगुलेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, तो फिर कब होना चाहिए ये कंडीशन? अगर बिल्डिंग रेगुलाइज हो जाती है, अगर बिल्डिंग हर चीज़ में ओके हो जाती है, जितनी भी लैंड के रूल्स हैं, जितने भी दूसरे रूल्स हैं, उसके हिसाब से जब बिल्डिंग के फाइनल पेनल्टी भरने के बाद बिल्डिंग ओके हो जाती है, उसके बाद रेगुलाइज के लिए उसको बिल्डिंग में जो भी लिमिटेशंस है वो उनको पूरी करवा के रेगुलाइज करा सकते हैं, एनओसी ले सकते हैं। फायर एनओसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस, व्हेन द बिल्डिंग इज फाइंडिंग इट नॉट हैविंग फैसिलिटीज फॉर फायर, those facilities can be incorporated after completion of the process. हाँ सर। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे कुमार लानी जी के द्वारा सभी आर्किटेक्ट और इंजीनियर की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें यह जो 13/9 को एक नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें 4 FSI में जो भी धोखादायक बिल्डिंगें हैं, अति धोखादायक बिल्डिंगें हैं या 30 वर्ष पुरानी बिल्डिंगें हैं, वह रेगुलाइजेशन होने के बाद पुनः अपना प्लान पास करके वापस बना सकते हैं। यह जो आया है नोटिफिकेशन, यह बहुत ही अच्छा कार्य महाराष्ट्र शासन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसका फायदा पूरे शहरवासियों को मिलेगा। मैं इस चैनल के माध्यम से शहर के सभी रहवासियों को, धोखादायक बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को और जो भी अपनी बिल्डिंग को रेगुलाइजेशन कराना चाहते हैं और पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आज जिन आर्किटेक्ट और इंजीनियर को हमने बुलाया था, उन्होंने यह बात रखी, कबूल की है कि कोई भी बिल्डिंग में रहने वाले लोग, धोखादायक बिल्डिंगों में रहने वाले लोग कोई भी जानकारी अगर इस विषय में लेना चाहते हैं तो वह उनसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हमारे लक्ष्मण कटारिया जी, भूषण रूपानी जी और भी अन्य हमारे आर्किटेक्ट हैं, जैसे कमलेश इंजीनियर जी हैं, कमलेश सुतार जी हैं और राजेश जी हैं और सावंत जी हैं। इन्होंने यह बात मानी है कि हम फ्री में सलाह देंगे, वह सलाह आप ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नगर सेवक से, पदाधिकारी से संपर्क करके जल्द से जल्द अपनी बिल्डिंगों को रेगुलाइजेशन करा के, रिफॉर्म लेकर के और इससे पुनर्निर्माण की जो अनुमति मिलेगी, वह 4 FSI के अंदर आप उसका निर्माण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नगर सेवक, हर एक पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष श्री कुमार लानी जी इस विषय पे आपको बहुत बहुत सहयोग करेंगे। आप उनके कार्यालय में आकर यह सब कार्य कर सकते हैं। मोती जी, एक्चुअली इस प्रोसीजर में ढिलाई बरती जा रही है। प्रोसीजर कैसे कंप्लीट हो और स्पीड कैसे बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बिल्डिंग्स को रेगुलराइज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण क्या? जैसे मैंने पहले बताया, मुख्य कारण पेनल्टी था। उसके अलावा इसमें प्रोसेस में सबसे बड़ा डिफेक्ट है, उल्लासनगर की 50% बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनको फायर एनओसी मिलना और स्ट्रक्चरल ऑडिट मिलना मुश्किल है। वो तो या तो धोखादायक हैं या वीक हैं या डेंजरस कंडीशन में या सेमी डेंजरस कंडीशन में हैं। उस बिल्डिंगों को ये कानून का फ़ायदा उठाना मुश्किल है। उसमें हमारी एक ही एडवाइस है कि ये रेगुलेशन प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। एक पार्ट अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में मजबूत हो, उसका रेगुलेशन करो। दूसरा पार्ट अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर ओके नहीं है, डेंजरस है, वीक है, तो उसको लैंड रेगुलेशन के लिए सेपरेट परमिशन हो, तो उसको लैंड रेगुलेशन और बिल्डिंग रेगुलेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस करके चालू करो, तो इसमें पूरा का पूरा उल्लासनगर कवर हो सकता है। ये कायदा आया था रेगुलेशन ऑफ द एक्ट, इसमें अवेयरनेस का काफ़ी दिक्कत थी। कमिश्नर साहब ने और कॉर्पोरेशन ने एक भी पब्लिक से मीटिंग प्रॉपरली नहीं की। जो भी मीटिंग हुई उसमें कभी कमिश्नर साहब नहीं आते थे, कभी उन्होंने खाली इंजीनियर्स को बुलाया, पब्लिक से इन्होंने कभी इंटरेक्शन किया ही नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरेक्शन करना। पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं, आज पब्लिक क्यों ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, पब्लिक को क्या तकलीफ है, ये सुनना, उनको प्रॉब्लम्स को सुन के सॉल्व करना, ये ज़रूरी है कॉर्पोरेशन के लिए। सबसे बड़ी मुश्किल बात पेनल्टी की, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पेनल्टी सबसे ज़्यादा हाई है। ये पब्लिक की जनरल डिमांड है आज से 15 साल से कि रेगुलेशन अगर करना है तो पब्लिक को इसमें रिलीफ चाहिए। पब्लिक ने इसमें रिलीफ डिमांड किया हुआ है लास्ट 15 साल से कि एक लमसम फिगर
मिनिमम अमाउंट पेनल्टी चार्ज की